जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटना चक्र में, जिसमें हम लोग पूर्वावलोकन कर रहे हैं समान भूगोल का। तो यह भारत एवं विश्व का भूगोल है, जिसमें हम लोग भारत का भूगोल पूरा कर लिए थे। विश्व का भूगोल हम लोगों ने शुरू कर दिया था, तो ब्रह्मांड का बहुत सारा सेक्शन हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग इसका 13वां सेक्शन में है, धूमकेतु एवं उल्का। उसके बाद फिर पृथ्वी पे आ जाएंगे और उसी तरह से यह पूरा बुक हम लोग कंप्लीट करने वाला है। तो आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहे, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। और जैसे ही यह भूगोल का बुक खत्म होगा, फिर हम लोग हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, हर सेक्शन का, हर सब्जेक्ट का बुक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे। तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का बीपीएससी 70 देने वाले हैं, या फिर यूपीएससी देने वाले, या फिर यूपीपीसीसी, या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिशन एग्जाम जिसमें भूगोल की अहम भूमिका रहती है। तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उन तक हम आसानी से पहुंच सके और उन्हें इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेक्शन, जहां हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो यहाँ हमारा सेक्शन आ गया धूमकेतु एवं उल्का। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से। मगर शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं हमारे आज के प्रश्न उत्तर से। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। फिर से, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। यह देखिए आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। हेप-बॉब किसका नाम है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पुस्तल तारा। हेप-बॉब किसका नाम है? तो पुस्तल तारा। यह एमपीपीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न था। अगला प्रश्न, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति से। यह भी देखिए आईएएस का पूछा हुआ प्रश्न है। उल्का मेट्योर है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। उल्का या मेट्योर है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। यह भी आईएएस का पूछा हुआ प्रश्न है, मतलब यूपीएससी का प्रश्न है। आइए अगला चैप्टर हमारा है पृथ्वी, जिसमें पहला है अक्षांश। तो अक्षांश के बारे में थोड़ा सा आप लोग बेसिक जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। क्या है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्टिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा, और उसकी डिग्रियों के बारे में देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं इसके प्रश्नों से। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 45 डिग्री दक्षिण। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह कौन सी है? तो सी ऑप्शन 45 डिग्री दक्षिण। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है? तो डी ऑप्शन रहेगा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोबल बृहद वृत्त रेखा नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये देखिए उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है कहाँ? तो ये ऑप्शन अटलांटिक महासागर में। यह भी उत्तराखंड पीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रधान या उत्तर ध्रुव वृत्ति तथा विष्णुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आंध्र महासागर में। प्रधान या उत्तर ध्रुव वृत्ति तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है कहाँ? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आंध्र महासागर में। निम्नलिखित आकृति में दिए गए भूगोलीय वितरण पर विचार कीजिए। यहाँ पे ए पॉइंट है 5 डिग्री नॉर्थ एल, 6 डिग्री नॉर्थ एल, 50 डिग्री नॉर्थ एल, 51 डिग्री नॉर्थ एल। उपयुक्त आकृति में ए द्वारा अंकित बिंदु किस महाद्वीप में स्थित देश को व्यक्त करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा यूरोप। निम्नलिखित आकृति पर में दिए गए भूगोलीय वितरण पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त आकृति में ए द्वारा अंकित बिंदु किस महाद्वीप में स्थित देश को व्यक्त करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा यूरोप। यह भी आईएएस का पूछा हुआ प्रश्न है। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहाँ उतरेगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहाँ उतरेगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रोम। निम्नलिखित नगरों में कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रोम। यह यूपी पीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न था। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा चिली। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चिली।
यह 65वां बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला है देशांतर। तो देशांतर के बारे में भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, पूर्वी देशांतर क्या है, पश्चिम देशांतर क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है। तो आइए अब इसके प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः वह स्थित है कहाँ। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः वह स्थित है कहाँ। तो बी ऑप्शन 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। यह भी देखिए बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न था। जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 बजे किस देशांतर या अंश पर बजेगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी पर। जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिम पर। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर हो तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर होगा कितना। तो बी ऑप्शन होगा 6 घंटा। यह एमपीपीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न था। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर हो तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर होगा कितना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 6 घंटे का। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह की स्थानीय समय 5 बजे शून्य है, निम्नलिखित में से कौन सा यमोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह पर स्थानीय समय 5 बजे सान्य है, निम्नलिखित में से कौन सा यमोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह यूपीपीसीएस का पूछा प्रश्न था। अगला कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 180 डिग्री। कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 180 डिग्री। नई सहस्त्र शताब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यमोत्तर मेरिडियन में दिखाई दी है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस यमोत्तर या मेरिडियन में दिखाई दी है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। डी ऑप्शन प्रधान या मध्याह्न रेखा। यह भी बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न था। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है क्या। तो डी ऑप्शन रहेगा प्रधान मध्याह्न रेखा। डी ऑप्शन। प्रधान यमोत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से। तो डी ऑप्शन रहेगा नाइजर से। प्रधान यमोत्तर नहीं गुजरती कहाँ से। तो डी ऑप्शन रहेगा नाइजर से। प्रधान यमोत्तर गुजरती है। सही उत्तर का चयन हेतु नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा अल्जीरिया से और फ्रांस से। प्रधान यमोत्तर गुजरती है कहाँ से। तो अल्जीरिया से और फ्रांस से। नाइजीरिया और पुर्तगाल से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित स्थानों में से किनका समय GMT के समान है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अकरा का है, डबलिन का है और लिस्बन का है, मैड्रिड का नहीं है। सी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4। 1 2 4 फिर से निम्नलिखित स्थानों में से किसका समय GMT के समान है। तो अकरा का है, डबलिन का है और लिस्बन का है, मैड्रिड का नहीं है। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आदिस अबाबा इथोपिया। किस एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होता है। तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन आदिस अबाबा इथोपिया। ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच मध्याह्न समय से या तो आगे है या पीछे है। ग्रीनविच मध्याह्न समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो पहले हो जाएगा जापान, फिर हो जाएगा इराक, फिर हो जाएगा ग्रीस यूनान, फिर हो जाएगा क्यूबा और फिर हो जाएगा कोस्टा रिका। ए ऑप्शन हो जाएगा 5 3 2 1 4। 5 3 2 1 4। फिर से पहले हो जाएगा जापान, फिर और उसके बाद हो जाएगा इराक, फिर होगा ग्रीस यूनान, फिर हो जाएगा क्यूबा, फिर हो जाएगा कोस्टा रिका। अगला प्रश्न, जब IST यमोत्तर मेरिडियन पर दोपहर होता है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे हैं। उस स्थान का देशांतर लैटिट्यूड
लॉन्गिट्यूड है कितना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 60 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। जब IST या उत्तर मेरिडियन पर दोपहर होता है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, वह स्थान का देशांतर लॉन्गिट्यूड है कितना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 60 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा, वह एक नगर में 6 बजे संध्या में पहुंचा, नगर का देशांतर होगा कितना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 87 डिग्री पूर्व। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा, वह एक नगर में 6 बजे संध्या में पहुंचा, नगर का देशांतर होगा कितना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 87 डिग्री पूर्व पर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है कहाँ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर से होकर। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, यह बिल्कुल सही है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, यह भी बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। फिर से तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर होता है, यह बिल्कुल सही है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो यह भी सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का व्याख्या करता है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है, तो डी ऑप्शन होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पर। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर होगा तो भारतीय मानक समय क्या होगा, तो ये ऑप्शन रहेगा 6:30 बजे, 6:30 घंटे। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारत मानक समय क्या होगा, तो 6 घंटा 30 मतलब 6 घंटा 30 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो बेरिंग जलडमरू मध्य। एक जहाज एल्यूशियन द्वीप समूह के पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है, यह 1 जनवरी 1999 को 23:30 180 यमोत्तर को पार करता है। यमोत्तर को पार करने के समय से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद जहाज का कप्तान अपनी डायरी में कौन सा समय और तिथि दर्ज करेगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा जनवरी 2 30 फिर से एक जहाज एल्यूशियन द्वीप समूह के पूर्व छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है, यह 1 जनवरी 1999 को 23:30 180 यमोत्तर को पार करता है। यमोत्तर को पार करने के समय से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद जहाज के कप्तान अपनी डायरी में कौन सा समय और तिथि दर्ज करेगा, तो तिथि रहेगा 2 जनवरी और समय रहेगा 12:30। अगला प्रश्न, पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा है, यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की गति है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 10 बजे सोमवार। पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा है, यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 10 सोमवार। अगला प्रश्न, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए, तो सी ऑप्शन रहेगा देशांतर। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा देशांतर को। किसी जहाज का स्थानीय समय 6 पर आता है जबकि ग्रीनविच टाइम GMT 3 पर आता है, उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 45 डिग्री पूर्व। किसी जगह का स्थानीय समय 6 पर आता है जबकि ग्रीनविच टाइम 3 पर आता है, उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 45 डिग्री पूर्व। निम्न से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है, तो डी ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा मानक समय नहीं है, बाकी उष्णकटिबंधीय वर्षा है, चंद्रमास है और दिवस है, सी ऑप्शन मानक समय नहीं है।
फिर से निम्नलिखित में से कौन सा एक समय का प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मानक समय। अगला है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। तो विषुवत रेखा में देख लीजिए टोटल कितने देश हैं? तो टोटल 12 देश नहीं 13 देश टोटल हैं जो भूमध्य रेखा को पार करते हैं। तो कौन कौन सा, एक और आइए नाम पढ़ लेते हैं पहले सबका। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती और साओ टॉम और प्रिंस। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 40,000 किलोमीटर। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मैक्सिको से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? नीचे दिए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो गैबोन से गुजरती है, सोमालिया से गुजरती है, भूमध्य रेखीय गिनी से नहीं गुजरती और रवांडा से नहीं गुजरती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4 इसमें गलत है। फिर से निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? नीचे दिए कोट का सही उत्तर चुनिए। तो गैबोन से गुजरती है, सोमालिया से गुजरती है, भूमध्य रेखीय गिनी से नहीं गुजरती और रवांडा से नहीं गुजरती। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो बी ऑप्शन मैक्सिको से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, मतलब कोलंबिया हो जाएगा और केनिया हो जाएगा। ब्रुनोई और वेनेजुएला से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो दूसरा कोलंबिया और तीसरा केनिया है। बी ऑप्शन 2 एवं 3। भूमध्य रेखा गुजरती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा केनिया से। भूमध्य रेखा गुजरती है कहाँ से? तो सी ऑप्शन हो जाएगा केनिया से। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है वह है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य रेखा। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम है वह कहाँ है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य रेखा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन होगा भूमध्य रेखा पर। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन होगा भूमध्य रेखा पर। अगला चैप्टर हमारा है कर्क रेखा। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 43 डिग्री। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है कितना? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 43 डिग्री। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ईरान से। बाकी मिस्र से, भारत से और म्यांमार से कर्क रेखा गुजरती है। अगला सेक्शन हमारा है मकर रेखा। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों के करके देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? तो इसमें देखना कौन कौन सा सही है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है, यह बिल्कुल गलत है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन घटित होता है, यह भी गलत है। तो सी ऑप्शन होगा 1 और 2 दोनों असत्य है। फिर से देखना निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तित होता है, यह गलत है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन घटित होता है, यह भी गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों असत्य है। मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बोलीविया से नहीं गुजरती, बाकी पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील से गुजरती है। फिर से मकर रेखा नहीं गुजरती है कहाँ से? तो बोलीविया से। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, नामीबिया से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है और चिली से गुजरती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। फिर से निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया से, नामीबिया से, ब्राज़ील और चिली चारों से गुजरती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4।
जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। अब है दिन और रात। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 23 सितंबर। किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है? तो बी ऑप्शन 23 सितंबर। विषुवत या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है तो होता है कब? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है कब? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य रेखा। वर्ष भर रात और दिन बराबर होता है कहाँ? तो सी ऑप्शन भूमध्य रेखा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के समय 12 घंटे का दिन होता है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन और आमतौर पर कब होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। उत्तरी गोलार्ध में वर्षा का सबसे छोटा दिन होता है। तो बी ऑप्शन 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है कब? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 22 दिसंबर को। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 21 जून। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? तो सी ऑप्शन 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है तो बी ऑप्शन हो जाएगा 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है कौन सा? तो बी ऑप्शन 22 दिसंबर। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जून 21। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जून 21। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है तो डी ऑप्शन होगा 21 जून को। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है कब? तो डी ऑप्शन होगा 21 जून को। जून की 21वीं तारीख को सूर्य ए ऑप्शन उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। जून की 21वीं तारीख को सूर्य उत्तरी ध्रुव वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। अगला सेक्शन है पृथ्वी की उत्पत्ति। तो आइए से जुड़े प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ओशिम्ड। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ओशिम्ड। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो सी ऑप्शन यूरेनियम डेटिंग। अगला चैप्टर है भूगर्भिक इतिहास। आइए से जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। डेट टाइम है यहाँ पे। महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्लेस्टोसिन से। महान हिमयुग का संबंध किससे? तो ए ऑप्शन प्लेस्टोसिन से। निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1650 से लेकर 1870। निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1650 से लेकर 1870। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 18 करोड़ वर्ष पूर्व। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 18 करोड़ वर्ष पूर्व। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा विवर्तनीय क्रिया से। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो बी ऑप्शन विवर्तनीय क्रिया से। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो उत्तरी अमेरिका नहीं था, बाकी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया था। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना का भाग था। इसमें वर्तमान समय में निम्न भूभाग शामिल था। तो डी ऑप्शन होगा ये सभी, मतलब ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका तीनों हो जाएगा। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना का भाग था। इसमें वर्तमान समय में निम्न भूभाग शामिल है। तो दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन ये सभी। अगला, कोकोस प्लेट
किसके मध्य पाई जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। कॉकॉस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, बी ऑप्शन पैंजिया। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल खंड था जिसे कहते हैं क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पैंजिया। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव की प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहे तो नीचे इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवन के विकास को प्रभावित किया? नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो महाद्वीपीय विस्थापन बिल्कुल नहीं, हिमानी चक्र यह भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ना तो एक ना ही दो। फिर से निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवन के विकास को प्रभावित किया? तो इसमें कोई भी नहीं होगा, ना तो एक ना ही दो, मतलब महाद्वीपीय विस्थापन नहीं होगा और हिमानी चक्र भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल का। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लेने के लिए जिम्मेदार है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण बिल्कुल सही, भूतापीय ऊर्जा यह भी होगा, गुरुत्वीय बल यह भी होगा, प्लेट संचरण यह भी होगा, पृथ्वी का घूर्णन भी होगा और पृथ्वी की परिक्रमा भी होगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वो सही है। फिर से देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। देख लेते हैं एक एक करके सबको। विद्युत चुंबकीय विकिरण बिल्कुल सही, भूतापीय ऊर्जा यह भी सही है, गुरुत्वीय बल यह भी सही है, प्लेट संचरण यह भी सही है, पृथ्वी का घूर्णन भी होगा और पृथ्वी की परिक्रमण भी होगा। अगला प्रश्न, सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सही कालक्रम देखना, तो पहले है सिहावल जमाव, फिर है पटपरा जमाव, फिर है बघोर जमाव और फिर है खैतौनी जमाव। बी ऑप्शन 4 1 3 2, 4 1 3 2। फिर से देखते हैं, सिहावल जमाव, फिर पटपरा जमाव, फिर है बघोर जमाव और फिर है खैथोनी जमाव। अगला प्रश्न, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो पहले हो जाएगा कवच वाले जीव, फिर है पहला कीट, फिर है पहला सरीसृप और फिर है पहला स्तनधारी। सी ऑप्शन 3 2 1 4, 3 2 1 4। फिर से देखते हैं, पहला है कवच वाले जीव, फिर है पहला कीट, फिर है पहला सरीसृप और फिर है पहला स्तनधारी। सी ऑप्शन। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट ब्राउन निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यह बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। अगला हमारा चैप्टर है चट्टानें। तो आइए चट्टानों से जुड़े सारे प्रश्नों को एक एक करके हम लोग हल करते हैं। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कथन देखना है। तो परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है, यह बिल्कुल सही है। परतदार चट्टानों का निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, यह भी सही है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, यह भी सही है। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। फिर से देखते हैं, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा सही है देखना है। तो परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होते हैं, यह बिल्कुल सही है। परतदार चट्टानों का निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, यह भी सही है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, यह भी सही है। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, यह शैलें स्तरों में निक्षेपित होती है। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, यह शैलें स्तरों में निक्षेपित होती है। बलुआ पत्थर पर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह, सी ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी के नीचे बनती है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह, सी ऑप्शन होगा, पानी के नीचे बनती है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ये
क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सी ऑप्शन सही है, ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखित या नीचे लिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ग्रेनाइट में। अधोलिखित या नीचे लिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ग्रेनाइट में। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति खाली स्थान चट्टानों से होती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आग्नेय तथा तलछटी दोनों। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा आग्नेय तथा तलछटी दोनों। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ग्रेनाइट नहीं है, बाकी संगमरमर है, क्वार्ट्जाइट है और स्लेट है। डी ऑप्शन ग्रेनाइट नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा डोलोमाइट नहीं है, बाकी क्वार्ट्जाइट है, मार्बल है और नाइस है। फिर से निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा डोलोमाइट इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नीस, बाकी बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है और शेल है। फिर से निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नीच नहीं है। अगला चैप्टर हमारा है ज्वालामुखी। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ज्वालामुखी शंकु। निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल रूप है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जलवाष्प। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जलवाष्प। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है? तो डी ऑप्शन होगा माउंट कोटोपैक्सी। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा परिप्रशांत महासागरीय। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा परिप्रशांत महासागरीय। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब न लावा, न बेसाल्ट, न ऑब्सिडियन। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं? तो डी ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसे मैग्मा कहते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्लूटोनिक चट्टानें। लावा के अंदर होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्लूटोनिक चट्टानें। ज्वालामुखी उद्गार वोल्केनिक इरप्शन नहीं होते हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बाल्टिक सागर में। ज्वालामुखी उद्गार या वोल्केनिक इरप्शन नहीं होते कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बाल्टिक सागर में। माउंट एटना है? तो सी ऑप्शन एक ज्वालामुखी। माउंट एटना क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एक ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। मौना लुआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ? तो बी ऑप्शन होगा हवाई का। मौना लुआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ का? तो बी ऑप्शन होगा हवाई का। मौना लुआ उदाहरण है? तो ए ऑप्शन रहेगा सक्रिय ज्वालामुखी का। मौना लुआ उदाहरण है किसका? तो ए ऑप्शन रहेगा सक्रिय ज्वालामुखी का। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अंकारागुआ नहीं है, कोटोपैक्सी है, एटना है और फ्यूजियामा है। तो डी ऑप्शन रहेगा 2, 3, 4। फिर से निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कोटोपैक्सी है, एटना है और फ्यूजियामा है। तो डी ऑप्शन रहेगा 2, 3 और 4। निम्नलिखित में से क्रियाशील ज्वालामुखी है कौन सा? तो एटना है और विसुवियस है। अंकारागुआ नहीं है, किलिमंजारो नहीं है। तो डी ऑप्शन रहेगा 2 और 4। फिर से निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी है? तो एटना है और विसुवस है। अगला प्रश्न, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तंजानिया में। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तंजानिया। किलिमंजारो है एक, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आग्नेयगिरी यानी वोल्केनो। किलिमंजारो है एक क्या? तो आग्नेयगिरी मतलब वोल्केनो। निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रम्बोली। निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रम्बोली को। स्ट्रम्बोली है एक, तो बी ऑप्शन जागृत ज्वालामुखी। स्ट्रम्बोली है एक क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सी ऑप्शन किलायु।
संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सी ऑप्शन रहेगा किलायू। अगला है मिलान करने के लिए, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ है? तो एटना है सिसिली में, विसुवियस है इटली में, बेरियस है रासद्वीप और कोटोपैक्सी है इक्वाडोर। बी ऑप्शन 4-3-1-2 4-3-1-2 फिर से देखते हैं। एटना है सिसिली में, विसुवियस है इटली में, येरीवास है राजद्वीप पर और कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में। फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ ज्वालामुखी और देश, तो आइए मिला लेते हैं। माउंट रेनियन है यूएसए में, एटना है इटली में, पैरिकुटीन है मैक्सिको में और ताल है फिलीपींस में। बी ऑप्शन 4-1-2-3 4-1-2-3 फिर से। माउंट रेनियन है यूएसए में, एटना है इटली में, पैरिकुटीन है मैक्सिको में और ताल है फिलीपींस में। फिर से अगला प्रश्न मिलान करने के लिए आइए देखते हैं। माउंट किनाबालू है मलेशिया में, अल बुर्ज है ईरान में, अंकाकागुआ है अर्जेंटीना में और किलिमंजारो है तंजानिया में। डी ऑप्शन 2-4-1-3 फिर से देखते हैं। माउंट किनाबालू है मलेशिया में, अल बुर्ज है ईरान में, अंकाकागुआ है अर्जेंटीना में और किलिमंजारो है तंजानिया में। अगला ज्वालामुखी और देश फिर से मिलान करने के लिए आइए मिलाते हैं। सवनकाया है पेरू में, माउंट एटना है इटली में, कोलिमा है मैक्सिको में और मेरापी है इंडोनेशिया में। सी ऑप्शन 2-1-4-3 फिर से देखते हैं। सवनकाया है पेरू में, माउंट एटना है इटली में, कोलमिया है मैक्सिको में और मेरापी है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है, बिल्कुल सही। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह गलत है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, एक सही है, आर गलत है। फिर से देखते हैं, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए ऑप्शन होगा केवल एक सत्य है, इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो बी ऑप्शन होगा इंडोनेशिया। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकटोआ निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो बी ऑप्शन होगा इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए ज्वालामुखी और देश। माउंट रेनर है यूएसए में, माउंट एटना है इटली में, माउंट पैरकुटीन है मैक्सिको में और माउंट एबो है फिलीपींस में। बी ऑप्शन 4-1-2-3 फिर से। माउंट रेनर है यूएसए में, माउंट एटना है इटली में, माउंट पैरकुटीन है मैक्सिको में और माउंट एपो है फिलीपींस में। अगला सेक्शन हमारा है भूकंप। तो यहाँ भूकंप के बारे में देख लीजिए, कौन सा जोन क्या है, शैडो जोन किसका क्या है, पी वेव का क्या है, एस वेव का क्या है। आइए इससे जुड़े प्रश्नों का एक एक करके हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसमें देखना कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत 1967 में H हेस ने दिया, यह गलत है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समुद्र तल विस्तरण सिद्धांत पर आधारित है, यह भी सही है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, कथन एक असत्य परंतु कथन दो सत्य है। फिर से प्लेट विवर्तनिकी प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत 1967 में H हेस ने दिया था, यह गलत है। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है, यह सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, कथन एक सत्य है परंतु कथन दो सत्य है। कथन एक असत्य है, कथन दो सत्य है। अगला, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा PSL। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो डी ऑप्शन PSL। भूकंपीय छाया क्षेत्र के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें देखना कौन सा कथन सही है। तो एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र के से सर्वथा भिन्न होता है, यह बिल्कुल सही है। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर P एवं S दोनों तरंगों का अभिलेखन करता है, तो यह गलत है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है।
फिर से भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है, यह बिल्कुल सही है। भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर पी एवं एस दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं, तो यह गलत है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, एक सही है लेकिन दूसरा गलत है। अगला रिंग ऑफ फायर संबंधित है, अपना उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से चुने। तो रिंग ऑफ फायर संबंधित है पहला भूकंप से, ज्वालामुखी से और दूसरा प्रशांत महासागर से। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। फिर से रिंग ऑफ फायर संबंधित है किससे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब भूकंप से, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह देखना है। तो रिक्टर स्केल एवं लघु गणिकीय लॉगरिथम मापक है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्र में एक की वृद्धि आयाम के लगभग 10 के गुणांक को निरूपित करती है, यह बिल्कुल सही है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा से 100 गुना होती है, यह गलत है। तो ए ऑप्शन होगा, केवल एक इसमें सही है। फिर से देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रिक्टर स्केल एक लघु गणिकीय लॉगरिथम मापक है तथा इसके फलस्वरूप परिणाम मात्रक में एक की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणांक को निरूपित करती है, यह बिल्कुल सही है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्वांक पठन की ऊर्जा को 100 गुना करती है, तो यह गलत है। तो इसमें केवल एक सही होगा, ए ऑप्शन। भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा सही है। तो भूकंप की तीव्रता को मार्केली स्केल से नापा जाता है, यह बिल्कुल सही है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा का मापक है, यह भी सही है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है, यह भी सही है। रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है, यह गलत है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2, 3 इसमें सही है। फिर से देखते हैं भूकंप के बारे में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। तो भूकंप की तीव्रता को मार्केली स्केल से नापा जाता है, यह बिल्कुल सही है। भूकंप को मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा का माप है, यह भी सही है। भूकंप में मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम का सीधे मापनों पर आधारित है, यह भी सही है। तो रिक्टर स्केल में हर पूर्वांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 100 गुनी वृद्धि को निर्देशन करता है, यह गलत है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2, 3 इसमें सही है। अगला प्रश्न, रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए, तो ए ऑप्शन होगा भूकंप की तीव्रता। रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए क्या, तो ए ऑप्शन होगा भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता का माप किया जाता है, तो ए ऑप्शन होगा रिक्टर पैमाने पर। भूकंप की तीव्रता का माप किया जाता है कहाँ, तो ए ऑप्शन होगा रिक्टर पैमाने पर। सिस्मोमीटर मापता है, तो सी ऑप्शन होगा भूकंप। सिस्मोमीटर मापता क्या, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन होगा भूकंप। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस शब्द से संबंधित है, तो बी ऑप्शन होगा जापानी। निम्नलिखित भाषाओं में से सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो बी ऑप्शन होगा जापानी। वर्ष 2004 में हिंद महासागर भूकंप तथा उसके परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें गलत सा कथन देखना है, कौन सा गलत कथन है। तो सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट से अधिगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई, यह बिल्कुल सही है। परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर दूरी तक के तटों पर घोर विध्वंस किया, यह भी सही है। वर्तमान अनुमान के अनुसार भूकंप जनित सुनामी से समुद्र में डूबे गए अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतरा, यह बिल्कुल गलत है। बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दृक स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूबे गए अनगिनत लोगों की लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोग की मौत की घाट उतरा, तो यह विकल्प गलत है।
अगला प्रश्न, जापान के किस शहर में हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा फुकुशिमा। जापान के किस शहर में हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था? तो सी ऑप्शन होगा फुकुशिमा। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारत उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों के सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता था कहलाता है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अधिकेंद्र। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता था कहलाता है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अधिकेंद्र। पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है कहलाता है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अधिकेंद्र। पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है कहलाता है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अधिकेंद्र। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। अब अगला सेक्शन हमारा महाद्वीप, तो इसे हम लोग अगले सेक्शन में करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर को कहीं स्वागत करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है और इसी से हम लाभान्वित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का प्री एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम का प्री हो, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएंगे ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके और वह भी अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।